तो पहुंच गया अपना। वो भाई आया नहीं आज। तुम भी किस्तों में आते हो। चलो नमस्कार दोस्तों, मंचू मंचन में एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। ज्यादा बचा नहीं इंजीनियरिंग, बस खत्म करने वाला हूँ मैं 2-4 दिन। फुल स्पीड में चल रहा है अभी फिलहाल। पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे, देखे थे क्या आपने? पेपर में क्वेश्चन आए थे, देखे थे क्या आपने? हाँ, हो गए थे। ठीक है, इजी थे क्वेश्चन, ज्यादा कठिन। हाँ, सबसे बन जाए ऐसे ही थे। हाँ, लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन। लीनियर मतलब खड़ा मोशन है, क्रैंक शाफ्ट तो घूमता है ना, तो उसमें ऑप्शन गड़बड़ था क्या? हाँ। अच्छा पूछ। ये क्या खुल गया यार? ये वाली फाइल नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे अपन ना। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की हम लोग बात करेंगे। जैसे चाव कटर, अपन ने उस दिन देखा चाव कटर, वो चारा काटने की जो मशीन आती है जिसको अपन कुट्टी मशीन कहते हैं, उसी का क्या नाम है? चाव कटर। है ना, ये भी अलग अलग टाइप की आती है, फ्लाईव्हील टाइप की आती है और एक सिलेंडर टाइप की आती है ना। सिलेंडर टाइप में क्या है कि जो नाइफ लगे रहते हैं वो ऐसे घूमते हैं, और फ्लाईव्हील वाली में क्या है कि बड़ी सी 2 ब्लेड्स लगी रहती है जो उसको काटती है। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में अगर पढ़े तो फिर उसमें ब्लेड की थिकनेस 2.4 मिलीमीटर होती है, कटिंग स्पेस 10 mm का लगते हैं, है ना। मटेरियल में कार्बन स्टील का यूज करते हैं या कार्बन एलॉय का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं हैमर मिल, है ना। फीडिंग ग्राइंडर इसके अंदर जो रहता है, इसमें एक हैमर मिल टाइप का रहता है, एक बर ग्राइंडर। अब अलग अलग क्रॉप से रिलेटेड प्रोसेसिंग की बात करते हैं हम लोग, है ना। ग्राउंडनट में एक सबसे पहले प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं शेलिंग। शेलिंग का मतलब क्या होता है? छिलका निकालना, है ना। तो छिलका निकालने की मशीन कहलाती है ग्राउंडनट शेलर। और इसमें शेलिंग का फॉर्मूला पूछ लेता है ज्यादा से ज्यादा, सीड सीड प्लस हर्स्ट इंटू 100। और जनरली ग्राउंडनट का शेलिंग परसेंट कितना रहता है? 70 to 75%, है ना। 70-75% दाना निकलता है ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट में जो छिलका निकालने की मेथड है उसी को हम क्या कहते हैं? शेलिंग। और ग्राउंडनट का जनरल शेलिंग परसेंट क्या होता है? 70 to 75%। हाँ जी। दूसरी चीज आती है ग्राउंडनट में एक और ऑयल एक्सट्रैक्शन भी होता है ना। तो ग्राउंडनट में ऑलमोस्ट कितना ऑयल निकलता है? 45% अराउंड। और छिलके सहित मूंगफली में 28% के आसपास तेल रहता है ना। तो ग्राउंडनट के कर्नेल्स में, सीड्स में कितना ऑयल रहेगा आपका? 45%। और छिलके सहित मूंगफली का निकालेंगे तो पहले 100 किलो मूंगफली लाएंगे, 70 किलो दाने निकलेंगे, और 70 किलो दाने में 40% अगर तेल निकलेगा तो 28 किलो निकलेगा। तो डायरेक्ट ग्राउंडनट फिश तेल में कितना ऑयल होता है? 28%, है ना। वो डायरेक्ट किया हुआ कैलकुलेशन। सीड ग्राउंडनट में कितना तेल है? 45%, बात क्लियर। पर अगर वो पूछे कि छिलके सहित मूंगफली में कितना तेल है तो 28%, है ना। वो व्यापारियों का कैलकुलेशन है कि 1 क्विंटल मूंगफली खरीदेंगे तो 28 किलो तेल। उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है कि 1 क्विंटल मूंगफली खरीदेंगे तो 70 किलो तो दाने निकलेंगे, और उस 70 में अगर 40% भी तेल निकला तो 728 किलो तेल उनको मिल जाएगा, व्यापारियों वाला कैलकुलेशन। कॉटन में सबसे पहली प्रोसेस होती है जिनिंग, है ना। तो कॉटन में जो फाइबर्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। जो लंबे वाले रेशे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिंट। और जो छोटे वाले रेशे होते हैं उनको कहते हैं फज। तो जिनिंग में क्या करते हैं अपन? लिंट को सेपरेट करते हैं, है ना। ये भी अलग अलग टाइप की आती है। जैसे एक आता है रोलर,
जिन और एक आता है सॉ जिन। सॉ जिन में ऐसे दांते लगे रहते हैं जो उसमें से खींचते हैं। रोलर में ऐसा रोलर लगा रहता है जिसके ऊपर बहुत सारे टाइल्स होते हैं, ब्लेड वो स्पाइक्स होते हैं, वो क्या करते हैं उस रुई पर रेशों को खींचते रहते हैं। डीलिंटिंग के लिए किसका यूज करते हैं सबसे ज्यादा? सल्फ्यूरिक एसिड का, जिंक क्लोराइड का, क्लोस्ट्रीडियम का यूज भी होता है, गोबर और मिट्टी से भी करते हैं, है ना। डीलिंटिंग का क्या फायदा है? सोइंग इजी हो जाती है ना, जर्मिनेशन का परसेंट बढ़ जाता है, इंसेक्ट का कंट्रोल हो जाता है। शुगर केन में भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे खड़ी फसल में तो अपन देखते हैं ब्लाइंड होइंग होती है सबसे पहली प्रोसेस। फिर क्रॉपिंग या स्टेकिंग भी उसको कहते हैं हम लोग, टाइंग और रैपिंग भी कहते हैं, है ना, बांधना गिरने से बचाने के लिए। इसके अलावा डी ट्रेसिंग मतलब सूखी पत्तियों को हटाना। डी ट्रेसिंग मतलब सूखी पत्तियों को हटाना, है ना। इसके बाद जब शुगर केन को शुगर मिल में ले जाते हैं तो अपने तो गन्ने की मशीन में तो डायरेक्ट गन्ना डाल देते हैं, वहां पहले उसको बड़े बड़े क्रशर से क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत बारीक, जैसे मिक्सर में पीसते हैं ना कुछ चीजों, ऐसा क्रशर उसको क्रश कर देता है। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? क्रशिंग। फिर उसको बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर वाली प्रेस में दबाया जाता है जिससे उसका सारा रस निकल जाता है। फिर रस को उबालते हैं और फिर एक बहुत लंबे सिलेंडर में उसको थोड़े दिन के लिए भर के रखते हैं, जिससे जो भी कचरा मैल होता है वो सब नीचे आ जाता है ना। उसमें चूना वूना मिलाते हैं, लाइन वगैरह, तो सारा जो इम्प्योरिटी जो नीचे बैठ जाती है और प्योर जो शुगर रहती है वो ऊपर ऊपर जो साफ रस रहता है बैठ जाता है। इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? है ना। फिर जो साफ रस है उसको तो निकाल लेते हैं, अलग अलग हाइट पे नल लगे रहते हैं, ऊपर वाले नल को वाल्व को चालू करते हैं तो साफ रस निकल जाता है, और नीचे जो कीचड़ जैसा रस बचता है उसको फिर से प्रेस में डालते हैं, तो उसमें से भी रस तो बाहर निकल जाता है, और जो मटेरियल बचता है उसको कहते हैं प्रेस मड, है ना। डिस्टिलेशन के बाद जो मड बचता है उसको फिर से प्रेस करते हैं, उसको मटेरियल को क्या कहते हैं? प्रेस मड। इसमें कैल्शियम फास्फोरस ज्यादा होता है, इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं हम? एल्केलाइन सेलाइन सॉइल में, ना। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी प्लांट या एनिमल ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट है उसको 100% सेलाइन सॉइल में यूज कर लो, क्योंकि जब भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो ऑर्गेनिक एसिड ही बनेंगे, है ना। ये बहुत हम कह सकते हैं कॉमन बात है, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं। फिर रबर, है ना। रबर क्या है पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, रबर क्या है? प्लांट एक्सट्रैक्ट, है ना। रबर भी दो तरह का, इंडियन रबर का नाम है फाइकस इलास्टिका, और ब्राजीलियन रबर का नाम है हेविया ब्राजिलियंसिस। दो टाइप के रबर आते हैं, है ना। इंडियन रबर कौन सा है? फाइकस इलास्टिका। और ब्राजीलियन रबर का नाम क्या है? और ब्राजीलियन रबर का हेविया ब्राजिलियंसिस। है ना। एक मेथड है जिसका नाम है S2D2। अगर आप SR कांटवा की बुक सॉल्व कर रहे हो ना तो आपको ये जरूर मिलेगा। इट इज रिलेटेड टू रबर एक्सट्रैक्शन, है ना। कौन से प्लांट से रिलेटेड है ये? रबर के प्लांट से। और इंडिया का मैक्सिमम रबर प्रोडक्शन कौन करता है? केरला, है ना। पुराना डेटा है पर ऑलमोस्ट 92% रबर जो केरला में प्रोड्यूस। S2D2 मेथड इज रिलेटेड टू रबर प्लांट, है। प्लांट में कट लगा देते हैं, उसमें से मिल्की एक्सट्रैक्ट निकलता रहता है जो डायरेक्ट रबर होता है। फिर इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं वल्कनाइजेशन, जो उस रबर को मजबूत बनाता है ना। वल्कनाइजेशन जो है वो रबर हार्डनिंग की मेथड है ना। तो रबर में लेटेक्स शीट बाय शीट रोलर शीट बना लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं तो बहुत अपने जो रबर आता है ना पेंसिल का, ऐसा ही कुछ पदार्थ रहता है चिपचिपा। फिर उसके अंदर दूसरी चीजें मिला के उसको मजबूत बनाते हैं, है ना। शुद्ध धूप में सुखाना, सन ड्राइंग, लाइट ब्राउन कलर की शीट बन जाती है।
पेडी में एक प्रक्रिया तो होती है जिसको हम कहते हैं शनिंग या डी हसिंग। इसमें क्या करते हैं, छिलका निकाल लेते हैं, है। इसी को अपन हलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हलिंग। अब हलिंग का परसेंटेज कितना आता है? 60 to 70%, है ना, ऑलमोस्ट 66%। और बासमती राइस का अलग आता है, नॉर्मल राइस का अलग आता है। हर राइस की हर वैरायटी का शेलिंग परसेंट अलग, पर ऑलमोस्ट कितना है? 2/3 ग्रेन और 1/3 हस्क, है ना। और जो राइस मिलेगा वो कहलाएगा ब्राउन राइस। फिर उसकी पॉलिशिंग जब हम करेंगे क्या मिलेगा हमको? व्हाइट राइस। और पैडी का जितना भी फैट है, जितना भी विटामिन ए है और जितना भी प्रोटीन है, वो मैक्सिमम कंटेंट कहाँ रहता है? उसकी ब्रेन लेयर में, छिलके में नहीं, ब्राउन लेयर, है ना। धान का, हाँ, जिससे ये धान का दाना है ना। अब इसमें एक हिस्सा तो जर्म कहलाता है, जिसको अपन एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। और यहाँ पे बहुत पतली सी एक लेयर होती है जिसको राइस ब्रेन कहते हैं, है ना। और इसके ऊपर छिलका होता है, लेमा और पेलिया, जो दोनों एक साथ हल कहलाते हैं। तो जब अपन हलिंग करते हैं तो लेमा पेलिया को अलग कर देते हैं। और फिर जो ब्राउन लेयर है उसके कारण चावल ब्राउन कलर का दिखता है, ब्राउन राइस, है ना, भूरा चावल। पर लोगों को व्हाइट चीज चाहिए तो उसको घिसना पड़ता है ना। जब उस परत को घिस घिस के निकाल दिया जाता है तो व्हाइट राइस मिलता है। और जितना भी प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, उस ब्राउन लेयर के साथ ही निकल जाए। फिर सिर्फ कचरा बचता है, मान के चलो कार्बोहाइड्रेट, है ना। फिर इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो भी अपन समझ लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, है ना। जैसे अपन पेडी लेके आए, हार्वेस्टिंग के बाद अपने क्या मिला? पेड। फिर अपन करते हैं इसकी हलिंग। हलिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हल। और हल किसका भाग है? या हल के दो पार्ट कौन से? लेमा प्लस पेलिया। तो हलिंग में कौन से पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है? लेमा और पेलिया। अब हलिंग के बाद प्रोडक्ट के रूप में अपने क्या मिलेगा? ब्राउन राइस। हलिंग का परसेंट कितना होता है? 66%, है ना। फिर इस ब्राउन राइस की हम लोग करते हैं पॉलिशिंग। पॉलिशिंग मतलब रिमूवल ऑफ राइस ब्रेन लेयर, है ना। और पॉलिशिंग परसेंट होता है 2%। और इस पॉलिशिंग के बाद हमको क्या मिलेगा? व्हाइट राइस। और इन सब को मिला के मिलिंग कहते हैं ना। एक और होता है पार बॉइलिंग, धान को पानी में थोड़ी देर के लिए गर्म करना, है ना, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। टू कंजर्व विटामिन B12। और मैक्सिमम लॉसेस किसका होता है? विटामिन बी का ही होता है ना। तो मिलिंग में मैक्सिमम लॉसेस किसका होता है? विटामिन बी का। और ये सारी प्रोसेस जो है एक साथ क्या कहलाती है? मिलिंग। पेडी में जनरल मिलिंग परसेंट होता है 55%। मतलब 100 किलो धान में से केवल 55 किलो, है ना, साफ सफेद चावल मिलता है, क्योंकि उसमें से जर्म भी तोड़ देती है मशीन। राइस मिल का मतलब मशीन। और उस मिल में क्या क्या काम होते हैं? हलिंग, पॉलिशिंग सब हो जाता है ना। मिल में जो काम होता है वही मिलिंग। देखिए, अब हलिंग में भी वही लिखा हुआ, ब्राउन राइस का अमाउंट अपॉन पेडी। पेडी में दोनों चीज आ जाएगी, ब्राउन राइस प्लस हल दोनों जोड़ देंगे तो पेडी इंटू 100। मिलिंग में भी मिल्ड राइस अपॉन पेडी इंटू 100, है ना। हेड राइस रिकवरी में हेड राइस बटे पेडी। हेड राइस मतलब वो जो छोटा सा जर्म निकलता। कोएफिशिएंट ऑफ हलिंग किसको कहेंगे? एबिलिटी टू रिमूव हल।
और कोफिशिएंट ऑफ होलनेस किसको कहेंगे? हलिंग विदाउट ब्रेकिंग ग्रेन्स। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ हलिंग। तो किसी मशीन की हल निकालने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ हलिंग, एबिलिटी टू रिमूव द हल। दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ होलनेस, मतलब हलिंग तो करे पर वो दाने को भी नहीं तोड़े, है ना। तो हलिंग की एफिशिएंसी बढ़ाने का स्पीड बढ़ाते हैं, मशीन की स्पीड बढ़ाते हैं, दाने टूटने लग जाते हैं। और बिना दाने तोड़े कैसे हलिंग कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ होलनेस। सिर्फ शब्दों का ही अंतर है। अब हलिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? दोनों को आपस में गुणा कर दो, कोफिशिएंट ऑफ हलिंग और कोफिशिएंट ऑफ होलनेस, दोनों का ही कर दो तो क्या आ जाएगी आपकी? एफिशिएंसी, है ना। और हलिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? डी हल्ड पे डी अपॉन टाइम केजी पर आर आ जाएगा, है ना। डी हल्ड पे डी मतलब जो धान लेके आते हैं वो, और उसमें कितना टाइम लगा, दोनों, है ना। डी हल्ड का मतलब होता है जिसमें छिलका निकाल दिया है। हाँ, हल मतलब छिलका, डी हल्ड मतलब छिलका निकला हुआ। अब यहाँ पे बात आती है ड्रायर की, है ना। ड्राइंग क्या होती है? मॉइस्चर कंटेंट को कम करने की प्रोसेस, और उसका जो यंत्र होता है, जो इम्प्लीमेंट होता है, जो डिवाइस होती है, उसको हम कहते हैं ड्रायर। तो ग्रेन ड्रायर का क्या पर्पज है? मेनली कि ये मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है। मॉइस्चर कंटेंट कम करने से क्या होता है? शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का अटैक कम होता है ना। ऐसा पुराने जमाने में तो ऐसा कहते थे कि ग्रेन में 1% मॉइस्चर कम कर दो तो उसकी लाइफ डबल हो जाएगी, पर ऐसा अपन कैलकुलेशन से नहीं कह सकते, है ना। नहीं तो जीरो कर दे कोई आदमी तो फिर क्या अनंत काम हो जाए। चलो, अब ड्राइंग का पर्पस क्या है? सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन, कंजर्व द सीड ग्रेन क्वालिटी। क्वालिटी चेक कैसे करते हैं? सीड की जर्मिनेशन की कैपेसिटी, उसकी लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाटर की इवोपरेशनल एनर्जी कितनी है? तो आपको ध्यान देखना है कितनी है? 600 किलो कैलोरी पर केजी वाटर, मतलब इतनी कैलोरी आप दोगे तब जाके 1 किलो वाटर जो है वो क्या होगा? इवोपरेट, है ना। अब इसमें भी अमाउंट ऑफ मिनरल पे डिपेंड करती है ना। 500 से लेके 800, हाँ 500 से लेके 800 तक हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ मॉइस्चर, है ना। और बहुत सारी चीजें, मैं ये राउंड फिगर में लिखा हुआ, राउंड फिगर समझते हो ना, 400 500 600 700, तो इस हिसाब से 600। फिर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को क्या लिखेंगे शॉर्टकट में हम लोग? ईएमसी। और इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या लिखेंगे हम? एआरएच। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेन ड्राइंग, एक होती है थिन लेयर ड्राइंग और एक होती है डीप बेड ड्राइंग। दो टाइप की ड्राइंग यहाँ पर है ना। अगर ड्राइंग की डेप्थ 20 सेंटीमीटर से कम है तो इसको हम कहेंगे थिन लेयर ड्राइंग, मतलब एक पतली परत बनाए जिसकी ऊंचाई केवल 20 सेंटीमीटर से भी कम है, तब इसको क्या कहते हैं हम लोग? थिन लेयर। और अगर इससे ज्यादा है तो फिर वो क्या कहलाएगी? आपकी डीप लेयर या डीप बेड ड्राइंग। अब इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस फ्लो टाइप का ड्रायर यूज होता है। उसमें भी दो टाइप है, नॉन मिक्सिंग कॉलमनल ड्रायर और मिक्सिंग ड्रायर। एक में मिक्स नहीं करता है और एक में मिक्स करता है ग्रेन को आपस में, है ना। दूसरा होता है डीप बेड ड्राइंग, इसमें कोई भी ग्रेन का मूवमेंट नहीं होता है ना। इसमें बेच और बिन टाइप के ड्रायर, बिन मतलब डब्बे जैसा, उसमें एक बार भर दो वो सुखा देगा, बात खत्म, है ना। लेयर ड्राइंग में क्या होती है? लेयर चलती जाती है और वो सूखता जाता है। एक मिक्सिंग टाइप का आता है, ऐसे घूमता रहता है ड्रम, उसमें ग्रेन ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, है ना। तो उसमें सीड मिक्स हो जाते हैं। अब ड्राइंग मेथड में कितने टाइप के मेथड है यहाँ पर? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनहीटेड एयर ड्राइंग की। ये बहुत ठंडी मेथड है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हीट नहीं होती है और ये स्लो प्रोसेस है पर इकोनॉमिकली फायदे की है। दूसरी होती है अनहीटेड एयर ड्राइंग विद एडिशनल हीट। अगर ह्यूमिडिटी का परसेंट 75% से भी ज्यादा हो तो फिर हम किसका यूज करेंगे? एडिशनल हीट वाले अनहीटेड एयर ड्रायर का। फिर हीटेड एयर ड्रायर जो गर्म हवा फेंकता है, इन दोनों में गर्म हवा नहीं आती, इनमें खाली हवा आती है बस, और उस हवा की सहायता से क्या करते हैं अपन? दानों को सुखाते रहते हैं। पर जब 75% से ज्यादा मॉइस्चर हो तो फिर इसमें एडिशनल हीट की व्यवस्था भी करते हैं, है ना। ड्रायर के साथ में थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसके कारण उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। दूसरा होता है हीटेड एयर ड्राइंग, इसमें क्या करते हैं
कि एक हीटिंग सिस्टम साथ में ही लगा है। जैसे अपन ने देखा वो महिलाएं बाल सुखाती है, हेयर ड्रायर, हाँ वो हीटेड हेयर ड्राइंग है, गर्म हवा की तरह। आजकल रूम हीटर्स भी आते हैं ऐसे जो गर्म हवा छोड़ते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं हीटेड हेयर ड्रायर। ये थोड़े महंगे होते हैं, बिजली बिल ज्यादा आता है। अब एक ये एलएसयू टाइप का ड्रायर आता है, इसमें है ना, एलएसयू का मतलब होता है ल्यूसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी टाइप। ये ए शेप्ड एयर चैनल्स होते हैं, है ना, या ऑफसेट लेयर्स ऑफ बिन होती है। ऑफसेट किसको कहते हैं अपन, जब ऐसा डायग्राम बने, जैसे अपन ने ऑफसेट हेरो देखा था कि नहीं देखा था, एक इधर से और एक इधर से दो आर्म आती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑफसेट, है ना। इसमें एयर का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये बहुत डिटेल में जा रहा है मामला कि एलएसयू ड्रायर में एयर का टेम्परेचर होता है 55 से 70 डिग्री, और इसमें 3 से 4 बार आप सुखाते हैं किसी भी ग्रेप्स को, है ना। अब ये पेडी की ड्राइंग स्टेजेस अपने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में कभी भी नहीं आता है ना। अब दूसरे ड्रायर होते हैं बफल टाइप के, इसमें भी बेच और बिन ड्रायर होते हैं। बिन मतलब क्या होते हैं, डब्बे जैसे, ऐसे बड़े बड़े कोठियां होती है जिनके अंदर अनाज को भर दिया जाता है ना। इसमें दाना रुका हुआ रहता है, कहीं भी नहीं जाता है, और नेचुरल एयर की सहायता से ड्राइंग हो जाती है। दूसरे होते हैं सेक ड्रायर, स्मॉल क्वांटिटी ड्राइंग एट मैक्सिमम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें बहुत कम कम मॉइस्चर निकलता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है, और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है ना। दूसरी बात, रिवॉल्विंग ड्रम, घूमते हुए ड्रम वाले ड्रायर आते हैं, जिनके अंदर एक मोटर की सहायता से पूरा ड्रायर घूमता रहता है, वो दाने ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से गिरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वहां से। और एक होता है क्लोज सर्किट ड्रायर विद दी डीह्यूमिडिफायर, इसमें ड्राई एयर आती है क्लोज सर्किट में, और जब भी ड्राई एयर आएगी तो कि जिस भी चीज से टकराएगी उसकी मॉइस्चर लेके ही जाएगी। अपन जानते हैं सर्दियों में क्यों हाथ पांव सूख जाते हैं, क्योंकि जितने भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाती है, वाटर वेपर वापस पानी की बूंदों के रूप में गिर जाती है, ओस पड़ती है। अब जो एयर होती है वो अनसेचुरेटेड हो जाती है, उसके अंदर जितनी मॉइस्चर होना चाहिए वो नहीं है, तो जिस भी सरफेस से टकराएगी वहां का मॉइस्चर खींच लेगी, है ना। इसीलिए अपने जो स्किन है वहां का मॉइस्चर भी खींच लेती है और स्किन ड्राई हो जाती है। अब ड्राइंग में अपने को इतना ही है बस, ये ज्यादा डेटा याद नहीं करना है ना, क्योंकि प्री पीजी जो है अब डेटा से हटती जा रही है धीरे धीरे, उसमें ज्यादा डेटा नहीं पूछ रहे, कंसेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पूरी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बहुत सारे जो है अपन ने पुराने पेपर भी देखे, है ना, बहुत सारे मैंने वो भी देखे, गेस्ट पेपर भी, और इसमें से अपन ने कुछ एक पॉइंट्स निकाले हैं जो बार बार पूछते हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो होते हैं एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, और उनमें से जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब इकट्ठे कर लिए, मतलब पूरा इंजीनियरिंग नहीं पढ़े और कुछ पॉइंट भी पढ़ लेना अपन, तो मैक्सिमम अपना जो मैटर है वो कवर हो जाएगा, है ना। देखो, सबसे पहले तो पूछता है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिन्यूएबल, जो बार बार बनाई जा सकती है, जो कभी खत्म नहीं है, उसको कहते हैं रिन्यूएबल। पावर अवेलेबल फॉर ए फार्म लेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आदमी में कितनी ताकत रहती है, 0.1 हार्स पावर, एक बैल में कितनी रहती है, 0.5 हार्स पावर, है ना। सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एनर्जी, अपन सब जानते हैं विंड, सोलर, टाइडल, अभी कल परसों ही पढ़ा, आपने देखा नहीं होगा लेक्चर, है ना। अब पावर टेक ऑफ कब शुरू हुआ, तो पीटीओ की खोज हुई 1915 से 1919 के बीच में, फिर 1936-37 में डीजल इंजन जो है वो यूज हुआ, साथ ही साथ न्यूमेटिक टायर्स का यूज हुआ स्टार्ट ट्रैक्टर में। इसके पहले ट्रैक्टर में जो है लोहे के टायर होते थे, है ना। हाँ, लोहे जो शुरुआती ट्रैक्टर बना, रबर के टायर होते ही नहीं थे, हवा वाले, वो जैसे अपने चलते खड़ंग खड़ंग करके ही चलते थे बैलगाड़ियों की तरह। फिर 1960-61 में इंडिया में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, और पहला ट्रैक्टर कौन सा बना, आइसर गुड अर्थ, ये पढ़ चुके हैं अपन एक बार, है ना। 1981 में ऑटो ट्रैक्टर स्टार्ट हुए, 1982 में यूनिवर्सल ट्रैक्टर वाज एस्टेब्लिश, है ना। फिर सोइंग बिहाइंड द प्लो कैन बी डन अ डिवाइस नोन एज मेला बांसा, मेलो बांसा, मेलो बांसा क्या है, अपन जिसको नाई कहते हैं ना, नाई समझते हो,
अरे एक बांस लिया, उस बांस के ऊपर ऊपर के हिस्से को बार बार काटते हैं चाकू से तो एक कीप बन जाती है, और इसके अंदर फिर बीज गिराते हैं अपन, इसको नाई कहते हैं, हल के पीछे बांध देते हैं, तो इसको मेलो बांसा, ये देसी नाम है कोई, अंग्रेजी नहीं है, है ना। इसी को क्या कहते हैं अपन, मेलो बांसा। फिर विद अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, अब अपन ने बात की थी कि 3 तरह के स्प्रेयर होते हैं, हाई वॉल्यूम, एक लो वॉल्यूम, एक अल्ट्रा लो वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम कौन से हैं, जो 400 लीटर पर हेक्टेयर से भी ज्यादा जिनका स्प्रे करना हो किसी केमिकल का, तो हाई वॉल्यूम स्प्रेयर्स का यूज करते हैं। लो वॉल्यूम किसको कहते हैं, 5 लीटर से लेके 400 लीटर तक, और अल्ट्रा लो में 5 लीटर से भी कम। तो अपन बीच वाली जो रेंज उसको याद कर लेंगे कि 5 लीटर टू 400 लीटर वाला कौन सा है, लो वॉल्यूम स्प्रे। इससे ज्यादा हो तो हाई वॉल्यूम, इससे कम हो तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम। और ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में आता है ना, ये एंटोपेथो में भी आ जाता है कभी कभी। विड्थ ऑफ द ऑपरेशन इन द सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी हार्वेस्टर, है ना, तो इसमें कितना, केवल एक नेट टर्न कवरेज कितना होता है, 1.5 हेक्टेयर पर डे। जो सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी हार्वेस्टर है ना, उसकी वर्किंग कैपेसिटी की बात कर रहा है, 1.5 हेक्टेयर पर डे यूज करता है। और बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टिंग यूनिट्स, सिट्रस हार्वेस्टर, अब ये कितने, 200 से 400 पेड़ों की 1 घंटे में हार्वेस्टिंग कर सकता है। मतलब सिट्रस हार्वेस्टर देखेंगे ना हमने, वो क्या करता है, ऐसे पेड़ को पकड़, चारों तरफ से ऐसी बरसाती जैसी संरचना होती है, वो जाता है ऐसे पेड़ को घेर लेता है और फिर वाइब्रेट करता है, सारे संतरे नीचे गिर जाते हैं, बस उनको इकट्ठा करके अंदर कर लेता है ना। तो 300 से या 200 से 400 पेड़ 1 घंटे के अंदर अंदर निपटा देता है ना। इट कैन बी हार्वेस्ट 95% ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द ट्रीज। मैं दिखा देता हूं तुमको, बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है ये, मैं दिखा देता हूँ, फिर 2 मिनट लगेंगे बस। तो भाई पेड़ों को बस ऐसे झकझोरता रहता है और सारे सारे संतरे इकट्ठे कर लेता है। विदेशों में इतने मजदूर नहीं मिलते हैं कि वो फल वल तोड़ने बैठे, सब काम मशीनों से होता है। तो इस मशीन को क्या कहते हैं, वो सेल्फ प्रोपेल्ड सिट्रस हार्वेस्टर। और 1 घंटे में कितने पेड़ों को कवर कर देता है ये, हाँ 200 से 400 पेड़, ये इस टाइप का यंत्र होता है। सारे संतरे गिरा देगा और नीचे से इकट्ठे भी कर लेगा, इधर नीचे नहीं गिरने देता है ना। कन्वेयर बेल्ट है जिससे वापस ऊपर अंदर आ जाता है, मजदूरों की कोई जरूरत नहीं। ट्रैक्टर ऑपरेटेड टर्मरिक हार्वेस्टर, है ना, इसकी फील्ड कैपेसिटी कितनी, फील्ड कैपेसिटी नहीं है, वो वर्किंग कैपेसिटी पूछ रहा है, 0.1 हेक्टेयर पर डे। ये 70% तक पैसे बचा देता है और 90% टाइम बचा देता है। नर्सरी स्टॉक वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर कैन प्लांटेड स्पेसिंग एज क्लोज एज 5 to 8 सेंटीमीटर इन रूट, है ना। मतलब नर्सरी स्टॉक वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर कितने पास तक पौधे लगा सकता है, 5 से 8 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा पास नहीं लगा सकता। प्लांटर्स आर अवेलेबल टू प्लांट 2 to 6 रो एट ए टाइम। मतलब प्लांटर एक बार में कितनी कतारों में बुआई करते हैं, 2 से 6 बार, है ना। और इनकी रो स्पेसिंग कितनी रखते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर। चीजल प्लो के बारे में तो अपन ने बात कर ही ली, बहुत ज्यादा गहरी जुताई करने के काम में आता है, सब सॉइलिंग के काम में आता है ना। और
एक टाइम में लगभग 10 से 15 हार्स पावर की ताकत लगती है। 2 टाइम वाला लेंगे तो डबल, 3 टाइम वाला लेंगे तो ट्रिपल। जितने ज़्यादा उसमें पैर होंगे, दांतें होंगे, उतना ज़्यादा हॉर्स पावर का आपको यूज़ करना। टॉप इंजीनियरिंग फैक्ट, ये भी वही है जो अपन कहें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ चेन विच आर कॉमन वन एग्रीकल्चर मशीन हैव बीन डेवलप्ड बाय BIS। जो चेन बनती है ना अपनी, चेन समझते हो हम लोग? जरीब कहते हैं जिसको, जमीन नापने की। अपने एक पोर्शन इसमें सर्वेइंग का भी है ना? वो अभी पढ़ लेंगे, 2 5 10 20 मिनट में पढ़ा दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं कहते। तो जो जरीब आती है, जैसे जमीन नापते हैं, इंजीनियर चेन, गंटर चेन, रेवेन्यू चेन, ऐसी मेट्रिक चेन, 5 टाइप की चेन आती है। तो वो कौन अप्रूव करता है उसकी लेंथ को? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। पहले इसका नाम था ISI। क्या नाम था? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसका नाम बाद में बदल के क्या कर दिया? BIS। अभी भी वो जो एड आता है ना गोल्ड वगैरह का, BIS हॉलमार्क वाला सोना खरीदे, BIS का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो चेन की लेंथ को भी कौन अप्रूव करता है? BIS। उसका काम है गुणवत्ता को बनाए रखना, है ना? जो नाप तोल विभाग का काम है वो BIS करता है ना? स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक करना। उसमें है ना, आगे आगे होंगे थोड़े से। ये तो फिर से आ गया इंजन। देखो, ये ज्यादा डिटेल में, किसी को ज्यादा पढ़ना हो ना तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा जो भी कंप्लीट कोर्स था वो इधर डाल दिया मैंने। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन फिर से है ना? सारी चीजें फिर से, तो उसको अभी अपन ने स्किप कर दिया यहाँ पर। फर्स्ट मॉडर्न इंटरनल कंबशन इंजन वाज इन्वेंटेड बाय निकोलस ओटो। इसलिए पेट्रोल इंजन को क्या कहते हैं? ऑटो साइकिल इंजन, है ना? और गाड़ियों को भी ऑटो ही कहते हैं। अपन ऑटो कहते हैं, उसका असली नाम क्या है? ऑटो, है ना? जापानीज। फिर of the total energy produced in India, the share of thermal power is about 56%। मतलब जितनी भी बिजली भारत में बन रही है उसमें से 56% थर्मल पावर, यानी ज्यादातर तो कोयले से बनती है बिजली, है ना? कोयले से पानी गर्म करते हैं और फिर उससे टर्बाइन्स को घुमाया जाता है। ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस इन इंडिया, द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर इज ओनली 36%। मतलब लगभग 1/3 जो ऊर्जा है, जो बिजली है, वो पानी वाली बन रही है। फिर द परसेंटेज ऑफ मेथन गैस इन बायोगैस, है ना? तो 45 से 70% तक होती है, जनरली 55 से 65% होती है ना? छोटी रेंज पूछे तो 55 to 65, और बड़ी रेंज पूछे तो 45 to 70%। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस। और क्या होता है इसके अंदर? मीथेन के अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन भी होता है। अच्छा, एक बात बताओ कि जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं, जैसे एक फिक्स टाइप का होता है, फ्लोटिंग टाइप का होता है, तो ये बायोगैस प्लांट के अंदर जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का, वो एरोबिक होता है कि अनएरोबिक होता है? अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है ना? तब जाके मीथेन बनती है। द रेशो ऑफ वर्क आउटपुट टू द वर्क अप्लाइड, इट इज एक्सेल। इसको कहते हैं ट्रैक्टिव एफिशिएंसी। ट्रैक्टिव एफिशिएंसी, सीधा इतना ही क्वेश्चन आता है। द रेशो ऑफ वर्क आउटपुट टू द वर्क अप्लाइड एट द एक्सेल, इसको क्या कहते हैं? ट्रैक्टिव एफिशिएंसी। इधर से कितना जोर लगाया और उधर वहां पे कितना अपने को फोर्स वापस मिला, है ना? परसेंटेज ऑफ पावर एग्जॉस्टेड, इसको क्या कहते हैं अपन? PTO। ये कितना होता है? लगभग 70 to 85। मतलब जितना अपन इधर से लगाते हैं उसका 75 to 85% वापस निकलता है, बाकी का फ्रिक्शन में लॉस हो जाता है। प्री कंबस्टिंग चैम्बर इज फाउंड इन डीजल इंजन, है ना? इसमें कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से कंबशन नहीं होता है और फायर हो जाता है ना? जैसे अपन एयर, जब टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है ना इंजेक्टर की, तो पहले ही डीजल छोड़ने लग जाता है, तो पूरी तरह से गैस कंप्रेस नहीं होती, उसके पहले ही आ जाता है। इसको कहते हैं प्री कंबशन, है ना? प्री कंबशन चैम्बर किसमें दिखाई देता है अपने को? फिर इन जनरल द गवर्नर ऑफ इंटरनल कंबशन इंजिन कौन कौन से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्प्रिंग,
लोडेड टाइप। क्या कहना चाहता है ये? आधी लाइन लिखी हुई है। वो कार्बोरेटर की बात कर रहा है ना, कार्बोरेटर किस टाइप के होते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्प्रिंग लोडेड टाइप के कार्बोरेटर। द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन, देखो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक चेन, गंटर चेन की लंबाई कितनी होती है? 66 फीट, है ना। प्रोफेसर एडमंड गंटर ने 1510 में गंटर चेन बनाई थी, जो 66 फीट लंबी होती है। इसमें 100 कड़ियां होती है ना, और एक कड़ी 0.66 फीट की। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी होती है? 32 से 38%। With the term piezometric surface is used to which of the following type of aquifer? देखो पीजोमीटर क्या काम करता है? वाटर टेबल की डेप्थ को नापता है। अपन जब भी जैसे बोरिंग करते हैं जमीन में, तो एक निश्चित गहराई के बाद पानी आ जाता है, मतलब भूमिगत जल का स्तर उतना ही है। तो ये जो डेप्थ है अंडरग्राउंड वाटर की, इसको कहते हैं वाटर टेबल, और इसको नापते हैं पीजोमीटर से। तो यहाँ पे वो यूं कह रहा है कि पीजोमेट्रिक सरफेस जो टर्म है वो किसके लिए यूज होती है, किस प्रकार के एक्वीफर्स के लिए? तो कन्फाइंड एक्वीफर्स के लिए ये टर्म यूज होती है ना। एक्वीफर क्या है? भूमिगत जल के जो स्रोत होते हैं, जमीन के अंदर दरारें होती है बड़ी बड़ी, उनके अंदर पानी भरा होता है ना। रिजर्वियर होते हैं टाइप के, छोटे छोटे, अंदर तालाबों की तरह संरचना होती है खोखली, उनको कहते हैं एक्वीफर्स, है ना। प्लो generally used for the breaking impervious layer just below the ploughing with help of number of times is called chisel plow, है ना। जो भी impermeable लेयर को तोड़ रहा है, भूमिगत अधो सतह में स्थित कठोर परत को तोड़ रहा है, उसी को क्या कहते हैं अपन? chisel। the tool that can handle stubble burning efficiency, इसको क्या कहेंगे अपन? बेलर। और एक बेलर तो मैंने दिखाया भी था, फसल अवशेषों के जो गट्ठर बनाता है उसको क्या कहते हैं अपन? बेलर, है ना। है बेलर दिखाया ना। फिर इनटू स्ट्रोक इंजन द कंप्रेशन रेशो इज वेरी लो, है ना। पेट्रोल इंजन में थोड़ा ज्यादा होता है, डीजल इंजन में सबसे ज्यादा होता है। कंप्रेशन रेशो किसको कहते हैं? जब अपन पिस्टन को ऊपर की तरफ धकाते हैं, है ना। अब मान लो यहां से यहां तक आया तो कंप्रेशन रेशो कम है, अब अपन यहां से यहां तक आ गया तो कंप्रेशन रेशो ज्यादा है। तो सबसे कम किसमें रहेगा? 2 स्ट्रोक में, फिर उससे ज्यादा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, और उससे ज्यादा डीजल इंजन। मोस्ट क्रिटिकल वेरिएशन फॉर ए ट्रैक्टर ऑपरेटर इज 4 से 8 घंटे काम कर सकता है ना। इससे ज्यादा नहीं करवाना है, नहीं तो क्या होगा? मामला बिगड़े। द राइस कंबाइन हार्वेस्टर टेक्स ऑफ द फॉलोइंग टाइम टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑफ 1 एकड़ टू 1.5 एकड़। क्या कह रहा है? 1 एकड़ में राइस हार्वेस्टिंग करने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर को कितना टाइम लगता है? 1 से 1.5 घंटा। अब तो हाई स्पीड आ गए, 1 घंटा भी लगता है, आधे घंटे में काम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी? पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्टेबल मतलब नॉन रिन्यूएबल, है ना। द परसेंट ऑफ CO2 in biogas is about 32 to 45%. The ratio of cow dung and water making slurry to feed the biogas plant 4:5, है ना। 4 किलो गोबर में 5 लीटर पानी मिलाना। कैपेसिटी ऑफ ए बायोगैस प्लांट वेरीज फ्रॉम 2 to 150 मीटर क्यूब, मतलब छोटा प्लांट 2 घन मीटर का हो सकता है, बड़ा प्लांट ज्यादा बड़े से बड़ा 150 घन मीटर। फॉर बेटर बायोगैस प्रोडक्शन द पीएच ऑफ स्लरी शुड बी 7 to 8, लगभग हम कहें न्यूट्रल टू स्लाइटली सलाइट। थर्मल एफिशिएंसी बायोगैस की कितनी होती है? 60%। द कैलोरीफिक ऑफ एलपीजी 27,700 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा होती है ना। द एंगल बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द टायर एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड चेंबर एंगल, है ना। तो कभी किसी गाड़ी के नीचे देखा तुमने? नीचे की तरफ अंदर झांक के, वहां एक ऐसा खड़ा डंडा रहता है, फिर यहाँ पे एक ऐसा चेंबर बना हुआ रहता है जिसमें डिफरेंशियल लगी रहती है, और इधर 2 टायर रहते हैं, है ना। तो इस एंगल को क्या कहते हैं अपन? चेंबर एंगल, है ना। द एंगल बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ किंग पिन ऑफ ए ट्रैक्टर एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कैस्टर एंगल। तो किंग पिन वाला और इसका कौन सा एंगल है?
कैस्टर एंगल, दोनों एंगल की डेफिनेशन है ना। चैम्बर एंगल में चैम्बर आ जाएगा और कैस्टर एंगल में किंग पेन का और वर्टिकल लाइन का हो जाएगा दोनों का। वर्टिकल लाइन का सेंटर लाइन टायर के साथ एंगल क्या कहलाएगा, चैम्बर एंगल, और यही किंग पेन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या कहेंगे, कैस्टर एंगल। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड द रियर व्हील्स इज कॉल्ड व्हील बेस। ये तो जो भी कार वाले ऐड करते हैं सब बताते हैं, है ना। पूरी कार की मजबूती डिपेंड करती है अगले और पिछले टायर के बीच की दूरी पे, उसी को क्या कहते हैं, व्हील बेस। जो जमीन से ऊंचाई रहती है उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस। क्या कहते हैं, हाँ। तो व्हील बेस ज्यादा रहेगा अगर तो बीच में अड़ जाती है गाड़ी, है ना। जैसे सियाज है, कहीं भी जाके वो नीचे अड़ जाती है क्योंकि उसका व्हील बेस ज्यादा लंबा है ना। स्पीड ब्रेकर पे भी अड़ जाती है। अगर व्हील बेस छोटा रहेगा तो गाड़ी कहीं से भी निकल जाती है, इसलिए अल्टो ज्यादा सक्सेसफुल है पहाड़ी इलाकों में। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर टायर इज कॉल्ड व्हील बेस। ये इंपॉर्टेंट कर लेना है ना इसको थोड़ा सा। फिर ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द ट्रैक्टर इज मेजर्ड अंडर द मैक्सिमम परमिसिबल लोड कंडीशन। जब भी ग्राउंड क्लियरेंस की बात आती है ना, ये जो कार कंपनी वाले होते हैं बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, है ना। गाड़ी के सस्पेंशन की वजह से गाड़ी ऊंची रहती है और ये नाप के बता देते हैं 170 180। जब चार सवारी बिठाओ तो पता चलता है कि वो जो बता रहे थे वो कहाँ नीचे तक आ गई, है ना। तो हमेशा ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस उसकी मैक्सिमम लोड के बाद नापा जाता है ना। पूरी भर के ट्रॉली के जितना वो उठा सकता है 5 टन 10 टन, उसके बाद ही वो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस नापा। हालांकि ट्रैक्टर में क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस नापना हमेशा हाई रहता है। इन ट्रैक्टर द वेट ट्रांसफर इज अफेक्टेड बाय द व्हील बेस एंड हिच हाइट, है ना। तो जो भी वेट का ट्रांसफर है वो हमेशा व्हील बेस पे डिपेंड करता है। ज्यादा व्हील बेस भी हानिकारक है, बहुत कम व्हील बेस जो है वो पावर को कम कर देता है। बेसिक plow cut the soil and shape of furrow is V। ये तो अपन ने पढ़ लिया कि देसी हल V शेप का फरो बनाता है और मोल्ड बोर्ड कैसी शेप का बनाता है, L शेप। The diameter of disc plow in the standard disc plow is 60 to 90 सेंटीमीटर। डिस्क प्लो के तवे का साइज कितना होता है, हाँ 2 से 3 फीट, 60 to 90 सेंटीमीटर। और इसमें डिस्क एंगल कितना होता है, 42 से 45, टिल्ट एंगल 15 से 25 डिग्री, है ना। समझते डिस्क एंगल टिल्ट एंगल। डिस्क प्लो देखा अपन ने, उसमें ऐसे तवे लगे रहते हैं। अब वो अगर सब सीधे सीधे लगा दे तो वो तो जमीन पे लुढ़क के चले जाएंगे। तो वो जो डिस्क होती है वो ऐसे झुकी हुई होती है, इसको कहते हैं टिल्ट एंगल। और सामने की तरफ ऐसे खुली हुई होती है, इसको कहते हैं डिस्क एंगल। डिस्क एंगल होता है 45 डिग्री और टिल्ट एंगल होता है लगभग 15 से 25 डिग्री। When the plow works round the strip of plow land, it is said to be gathering, है ना। गैदरिंग किसको कहते हैं, जब अपन प्लोइंग खत्म करते हैं और आखिरी में राउटा देते हैं ना, ऐसे 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 प्लोइंग कर दे फिर ट्रैक्टर घुमाते हैं चारों तरफ, उसको कहते हैं गैदरिंग, है ना। द सॉइल मास अच्छा ये रहेगा, व्हेन अ प्लो वर्क्स अराउंड द स्ट्रिप अनप्लोड लैंड देन इट इज सेड टू बी कास्टिंग, है ना। तो जब जब ऐसे मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ऐसे अपन ने ट्रैक्टर चलाया, फिर आखिरी में ड्राइवर क्या करता है उसमें खेत में ऐसे वापस घुमाता है उसको, इसको कहते हैं गैदरिंग। क्या कहता है, ये तो प्लाउड लैंड की बात हो गई कि पहले से उसमें उसने, है ना, स्ट्राइप बना रखी थी, धारियां बना। जब बिना जूते उसमें हल चलाता है तब इसको कहते हैं कास्टिंग, है ना। अनप्लाउड लैंड में जब इसे घुमा देता है तो इसको कहते हैं कास्टिंग, और पहले से जुते हुए खेत में जब घुमा देता है इसको कहते हैं गैदरिंग। द सॉइल मास व्हिच कट लिफ्टेड एंड थ्रो ड्यूरिंग द प्लोइंग इज कॉल्ड फरो स्लाइस। जो भी मिट्टी की परत जो पलटती है उसी को क्या कहते हैं अपन, फरो स्लाइस। All the undisturbed soil surface lived beside the furrow is called furrow wall, है ना। जब अपन देसी हल चलाते हैं तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह जहां पे प्लविंग नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, फरो वॉल, है ना।
जितनी जैसे यूं मिट्टी पलट गई तो जो जगह बच जाएगी जहां हल ने काम नहीं किया उसको क्या कहेंगे अपन, फरो वॉल। द टॉप पोर्शन ऑफ द टर्न सॉइल मास इज कॉल्ड क्राउन। जब पलटी हुई मिट्टी है उसका जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहेंगे, क्राउन पार्ट। इन द केस ऑफ सेंटर टू साइड प्लाइंग द बैक फरो इज फॉर्म एंड एट द सेंटर ऑफ द हैंड स्टिक। देखो 2 3 4 टाइप की प्लाइंग होती है, पता है तुमको, डेड फरो बनती है, एक होती है आउटसाइड टू इनसाइड प्लाइंग, उसमें आदमी ऐसे घूमते 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 अंदर की तरफ आता है, एक होती है अंदर से बाहर की तरफ, सेंटर टू आउटसाइड, है ना। इसमें क्या होता है कि सेंटर से साइड की तरफ जब आते हैं, है ना, तो बैक फरो बनती है, और बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं साइड टू सेंटर वाली, उसमें डेड फरो बनती है। क्या बनती है, डेड फरो, बस ऐसे ही नाम रख दिया। ओपन ट्रेंच लेफ्ट बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स ऑफ लैंड आफ्टर प्लविंग इज कॉल्ड डेड फरो, है ना। जो आखिरी में खुली हुई नाली बच जाती है 2 स्ट्रिप्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं अपन, डेड फरो। द यूजफुल लाइफ ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज 10 ईयर, मतलब एक मोटर कितने साल चलती है, पानी की मोटर को सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं ना, 10 साल तक। द यूजफुल लाइफ ऑफ ए डिस्क हैरो इज 10 ईयर। द यूजफुल लाइफ ऑफ ए कल्टीवेटर इज ऑल्सो 10 ईयर। द यूजफुल लाइफ ऑफ रोटावेटर 8 ईयर्स। मतलब बाकी जनरली एग्रीकल्चर मशीनरी की यूजफुल लाइफ 10 ईयर ही मान के चलते हैं, पर रोटावेटर के केस में कितनी हो गई अपनी, 8 साल। द कटिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द कंबाइन कंसिस्ट ऑफ द रील एंड कॉनकेव। कंबाइनर की बात कर रहे हैं ना, हाँ, इसमें 2 टाइप के कटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, एक रील वाला और एक कॉनकेव। In the combination of the delivery of the cut crop at the cylinder is done by conveyor. कन्वेयर क्या काम करता है, कन्वेयर बेल्ट समझते हो ना, जैसे मान लो किसी हार्वेस्टर ने फसलों को काट लिया पर उसको अंदर धक्का देने का काम कौन करता है, कन्वेयर। जैसे अपनी ट्रैक्टर वाली थ्रेसर देखी तुमने, उसमें एक पट्टा चलता रहता है, उसके ऊपर बोल्ट लगे, कन्वेयर का काम है कन्वे करना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक ले जाना, है ना, उसको कहते हैं कन्वेयर। टाइम क्या हो गया, चलो 1 मिनट और ले। स्टेशनरी डीजल है, स्टेशनरी का मतलब एक ही जगह खड़े रह के काम करने वाला, है ना। जैसे अपना जो पानी का इंजन आता है ना, जो कुएं के साइड में अपन रख देते हैं, उसको कहते हैं स्टेशनरी इंजन। स्टेशनरी डीजल इंजन आर यूज फॉर द पंपिंग वाटर, फ्लोर मिल, ऑयल घानी, कॉटन जींस, चाव कटर, सब दूर इसका प्रयोग किया जाता है ना। स्टेशनरी मतलब एक, जैसे चक्की भी चलाते हैं कुछ लोग, है ना, वो भी इंजन से चला देते हैं। जैसे तेल निकालने की घानी होती है वो भी चला देते हैं। कॉटन की जिनिंग मिल भी, वो बहुत अच्छी चीज है, अगर कहीं बिजली नहीं पहुंच रही है सीधे इंजन रखो और काम शुरू। वेयर द विंड वेलोसिटी इज मोर देन 32 किलोमीटर पर आवर, विंड मिल कांट बी यूज फॉर द लिफ्टिंग। क्या क्या लिखा है, CASN क्या होता है ना। जहां ज्यादा तेज हवाएं चलती है ना, वहां कुएं से पानी उठाने के लिए डायरेक्ट उस विंड मिल का ही कनेक्शन एम्पुलर से कर देते हैं। तो वो जैसे अपनी रेहट चलती है कि नहीं, रेड देखी कि नहीं, उसमें बाल्टियां बनी रहती है, उसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर देते हैं विंड मिल की चेन से, तो ऑटोमेटिक पानी निकल, उसमें मोटर वोटर की फिर जरूरत, मतलब विंड मिल से बिजली बनाना, बिजली से मोटर चलाना, इतना लंबा काम करना ही नहीं है। विंड मिल की स्पीड ही इतनी होती है कि वो डायरेक्ट ही अपने पानी उठवा देती है ना, पर इसके लिए कम से कम कितनी स्पीड चाहिए अपनी, द एवरेज कैपेसिटी ऑफ ए विंड मिल वुड बी अबाउट 0.5 आवर। ये छोटी पवन चक्कियों की बात कर रहे हैं ना, विदेशों में जो है। A heat engine is a machine device which generates the thermal energy and transform into the mechanical energy। मतलब ऊष्मा की शक्ति से, है ना, यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, इंजन। External combustion engine, it is the type of engine in which the combustion of fuel takes place outside the engine cylinder। मतलब इसमें खुला जलता है इंजन, जैसे अपन ने कोयले वाली रेल देखी है ना, खुली जगह में जलता रहता है, उससे पानी गर्म होता है, भाप से काम होता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन या बॉयलर, है ना। इंटरनल कंबशन में क्या होता है, बंद चेंबर के अंदर फ्यूल जलता है, जैसे पेट्रोल डीजल का इंजन जो होता है वहां चारों तरफ से बंद जगह होती है और वहां पे फ्यूल जलता है। इसी आधार पर इनके नाम इंटरनल और एक्सटर्नल रखे गए। डीजल इंजन डेवलप्स मोर टॉर्क व्हेन इट इज हेवीली लोडेड, व्हाइल पेट्रोल इंजन डू नॉट डेवलप टॉर्क।
है ना। जब ज्यादा ज्यादा जोर पड़ता है ना तो ज्यादा ताकत पैदा होती है डीजल इंजन में। पेट्रोल इंजन के साथ उल्टा है, ज्यादा लोड पड़ता है तो मोटरसाइकिलें दम तोड़ने लग जाती है ना। जबकि ट्रैक्टर आगे से ऊंचा हो जाता है, उसमें और ज्यादा ताकत आ जाती है ना। ज्यादा टॉर्क कब पैदा होता है, जितना लोड दोगे उतना ज्यादा टॉर्क। टॉर्क किसको कहते हैं, जब क्रैंक शाफ्ट घूमती है, क्रैंक शाफ्ट, तो अपन अगर उसको रोके, अपने से रुकेगी क्या, नहीं रुके, तो वो जो घूर्णन बल है ना उसका, उसी को टॉर्क कहते हैं। जो आखिरी में पीटीओ होता है ना, और ये जिस ताकत से घूम रहा है इसको अपन कहते हैं टॉर्क, है ना। टॉर्क का मतलब है बल आघूर्ण है, घूमने की ताकत। तो जितना ज्यादा लोडेड होगा उतना ज्यादा इसमें टॉर्क पैदा होगा। चलो अब आगे कल पढ़ेंगे, अब थक गया मैं तो। तुम लोग नहीं थकते कभी, तुम्हारी एग्जाम कब है। सीयूटी का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, भरा गया। तो यूजी वालों की नहीं भरा है अभी। अच्छा, मार्च में एग्जाम ही है। अच्छा, अभी डेट भी बढ़ी थी ना 31 जनवरी तक। फॉर्म की पीजी पीजी का ना, यूजी में अभी कोई हलचल नहीं है। हाँ, मैं वही यूजी वालों से पूछ रहा था, मैंने कहा तुम्हारे फॉर्म का क्या हुआ, बोले अभी आया ही नहीं है। हाँ, सीयूटी में कुछ है ना, एक लिस्ट बना लेना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपने को एडमिशन दे रही है ना। सीयूटी में यूजी पीजी का बहुत लफड़ा है। नाम नहीं आ रहे, कौन से आ रहे हैं, और लखनऊ लखनऊ तो नहीं जाना आपने। क्या बता रहे हैं, एग्रीकल्चर